नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीईटी ग्रेजुएशन या सीईटी 10+2 की तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीईटी ग्रेजुएशन एवं सीईटी 10+2 के लिए मॉडल पेपर। जिस प्रकार आपका सीईटी का पेपर आएगा सेम का सेम हूबहू उसी तरीके से हम पेपर कर रहे हैं। और आज का हमारा पेपर देखिए, प्रश्न पुस्तिका क्वेश्चन बुकलेट 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 300 नंबर का और 3 घंटे का आपको समय मिलता है। सेम का सेम इसी तरीके से आपका पेपर आने वाला है। तो इस क्लास को आपको लगाना है लास्ट तक है। उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तभी तो पता चलेगा कितनी मजबूत तैयारी आपकी, कितनी शानदार तैयारी है। अगर आपके क्वेश्चन सही न भी होना तो भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी भी आपके दिन शेष है। आने वाली क्लासें लगा लीजिए और जो कुछ मैंने मैराथन सीरीज के माध्यम से व्याख्या करवा रखी है ना, वो लगा लीजिएगा। सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 में 40 नहीं 50 नहीं 60% तक आपके नंबर आ जाएंगे। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले इस क्लास को लास्ट तक लगाना है, न भी लाइक करना, न सब्सक्राइब करना है, न अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। इस क्लास को समझने के बाद अगर आपको समझ में आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की क्लास पाना चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लेना प्यारे साथियों, ताकि इसी प्रकार आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके। तो देखिए 131D हमारा पेपर कोड रहने वाला है, प्रश्न पुस्तिका सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट। किसके लिए? सीईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, देखिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था। कितना शानदार क्वेश्चन है और कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया है। और देखिए महारानी कौन? महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए कब? 1887 में। कब प्यारे विद्यार्थियों? 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड किसे भेजा गया था? मारवाड़ के प्रतिनिधि। क्या विजय सिंह को भेजा गया, क्या कल्याण सिंह को भेजा गया था, या जसवंत सिंह को भेजा गया था, या फिर प्रताप सिंह को भेजा गया? तो चलिए आप अपना आंसर चुन लीजिए। तो चुन लिया ना प्यारे साथियों आपने ऑप्शन। अगर आपने आंसर चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना था तो इसका आंसर बिल्कुल सही है कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए मारवाड़ के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन गए थे? प्रताप सिंह को इंग्लैंड भेजा गया था। और कब भेजा गया? 1887 में भेजा गया था। अब आपसे आगे आने वाला जो एग्जाम है ना 27-28 सितंबर को, उसमें आपको यह सन पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? सन पूछी जा सकती है कि स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए मारवाड़ के प्रतिनिधित्व प्रताप सिंह को इंग्लैंड कब भेजा गया था। ये आ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। कौन से एग्जाम में? सीईटी ग्रेजुएशन 27 और 28 सितंबर को जो पेपर होने वाला है उसमें। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा किससे पूछा गया? ये क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछ लिया गया मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। और क्या है क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है। यानी समय के अनुसार हमें सही क्रम में जचाना है कि पहले कौन सी घटना घटी थी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी। तो देखिए
पहले हमें क्या दे रखा है, कांग्रेस का सूरत विभाजन। और कब हुआ था कांग्रेस का सूरत विभाजन? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। आगे क्या दे रखा है, लखनऊ समझौता। ये कब होता है? 1916 में होता है ना प्यारे विद्यार्थियों, लखनऊ समझौता। उसके बाद देखिए बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में होता है। तो एक नंबर तो ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि पहले 1907 दे दिया, उसके बाद 1916, उसके बाद 1905 वाला दे दिया। तो देखिए सबसे पहले कौन सा हो रहा है यहां पर? बंगाल का विभाजन। तो सबसे पहले तो क्या आएगा? बंगाल का विभाजन आएगा। देखिए इसमें कांग्रेस का सूरत विभाजन दे दिया, इसमें बंगाल विभाजन है, इसमें भी बंगाल विभाजन है, इसमें कांग्रेस का सूरत विभाजन है। तो दो ऑप्शन कट गए। अब चलिए आप बता दीजिए, मात्र 1 सेकंड का मैं समय देता हूं। आपको तिथि भी बता दी और यहां पर आपको क्रम में बताना है कि इसका आंसर कौन सा आएगा। तो चलिए सोचिए अपने आप। तो प्यारे साथियों, अगर आपने इसका आंसर चुना है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 में होता है, उसके बाद कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में होता है, उसके बाद लखनऊ समझौता 1916 में होता है। तो यानी कालक्रम में कौन सा दे रखा है हमें? ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीईटी ग्रेजुएशन हो चाहे वो सीईटी 10+2 हो, आपको बिल्कुल भी हौसला नहीं आना है। अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है ना, कोई बात नहीं, आगे आने वाले है ना जो पेपर, उसमें गलत नहीं होने चाहिए, और आपका जो मेन पेपर है ना, उसमें गलत नहीं होने चाहिए। यहां पर तो हो जाए कोई बात नहीं, बस समझ लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, अभी थक कर मत बैठ जाइए कि मेरे तो क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, मैं क्लास ही नहीं देखूंगा, चलिए छोड़ देते हैं। थक कर मत बैठिए, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, थक कर जो बैठ गया उसे कभी मंजिल ही नहीं मिली, और मंजिल केवल उसे मिली है जिसके हौसलों में क्या होती है? उड़ान होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमलित करना है। तो देखिए सुमलित करेंगे सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड से। ये रही हमारी सूची फर्स्ट और ये रही हमारी सूची सेकंड, तो इसका करना है हमें मिलान। तो देखिए सूची सेकंड को और ले आते हैं हम पास में, ये लीजिए, इनका करना है हमें मिलान। तो देखिए नाना साहब युद्ध में मारे गए थे, या रंगून निर्वासित हुए थे, या पकड़ लिए गए थे और मौत के घाट उतार दिया गया था, या फिर नेपाल भाग गए थे। तो नाना साहब क्या हुए थे? नाना साहब प्यारे विद्यार्थियों नेपाल भाग गए थे, यानी यहां पर 1 नंबर में क्या आ जाएगा? 4 नंबर आ जाएगा, 1 नंबर में 4 नंबर। फिर देखिए बहादुर शाह जफर को कहां पर निर्वासित किया गया था? रंगून जेल में निर्वासित किया गया था, यानी इसमें तो क्या आ गया? हमारा 2 नंबर आ गया। उसके बाद देखिए लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी, यानी इसमें 1 नंबर आ जाएगा। और तात्या टोपे को फांसी की सजा सुनाई गई थी ना, यानी उन्हें पकड़ कर क्या कर दिया गया था? फांसी की सजा सुना दी गई थी, यानी इसमें आएगा क्या? 3 नंबर। यानी पहले में 4 नंबर आएगा, उसके बाद 2 नंबर आएगा, उसके बाद 1 नंबर आएगा, उसके बाद 3 नंबर आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही होगा जिसमें 4 2 1 3 दे रखा हो। क्या दे रखा हो? 4 2 1 3 दे रखा हो। तो देख लीजिए कौन से में 4 देखिए पहले, तो इसमें भी 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, केवल मात्र ऑप्शन नंबर बी 4 2 1 3 बिल्कुल सही है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ था?
किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ था? 1918 में, 1919 में, या 1920 में, या फिर बात करें हम 1921 में? तो कब हुआ था इसका स्थानांतरण? अजमेर में हुआ प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर कब कर दिया गया? 1920 में कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब प्यारे विद्यार्थियों आपको करना है कमेंट। क्या करना है? सबसे पहले कमेंट करके बताना है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? कब और कहां पर हुई थी, ये आपको करना है कमेंट कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहां पर हुई थी, जिसे 1920 में स्थानांतरण करके कहां पर कर दिया गया? अजमेर में कर दिया गया था। तो चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अलवर के किस शासक के समय निम्मू चढ़ा कांड हुआ था? कौन सा कांड? निम्मू चढ़ा कांड हुआ था। और निम्मू चढ़ा कांड होता कब है? 14 मई को। और 14 मई आगे सन पूछ ले तो 1925 को। और सारे हत्याकांड आपको एक क्लास में करा रखे हैं। अगर क्लास नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा कि निम्मू चढ़ा हत्याकांड कब होता है? 14 मई 1925 को होता है। आने वाले एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हमें बताना है कि अलवर का उस समय शासक कौन था? महाराजा फतेह सिंह, या महाराजा बन्ने सिंह, या महाराजा विजय सिंह, या महाराजा जय सिंह? तो सोच लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आंसर क्या होगा। अगर आपने सोचा है आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी निम्मू चढ़ा हत्याकांड कब हुआ था? जब अलवर के शासक कौन थे? महाराजा जय सिंह थे। और कब हुआ? 14 मई 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय, क्या? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? 7वां अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ, यह हमसे पूछा गया है। उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, या अजमेर में? तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच लिया होगा आपने। अगर आपने सोचा है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि 7वां अधिवेशन कहां पर होता है? उदयपुर में होता है। किसका? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कि किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था शेखावाटी किसान आंदोलन में। उत्तमा देवी के नेतृत्व में, किशोरी देवी के नेतृत्व में, या राम देवी के नेतृत्व में, या दुर्गा देवी शर्मा के नेतृत्व में? अगर आपने चुना इसका सही आंसर किशोरी देवी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 से भी अधिक जाट महिलाओं ने शेखावाटी किसान आंदोलन में क्या लिया था? भाग लिया था। किशोरी देवी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, मेवाड़ की पुकार, किसकी पुकार? मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ की पुकार में कितने मांग पत्र थे? तो 21 सूत्रीय मांग पत्र थे। कितने? 21 सूत्रीय मांग थी यहां पर। किसमें? मेवाड़ की पुकार में। तो देखिए, साधु सीताराम, या विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, या माणिक्य लाल वर्मा?
क्या? माणिक्य लाल वर्मा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। मेवाड़ की पुकार का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत जी से है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 की क्रांति संग्राम के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? कौन? मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली किस शहर से संबंधित थे? लखनऊ से, फैजाबाद से, बरेली से या इलाहाबाद से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? मौलवी लियाकत अली का संबंध किससे था? इलाहाबाद से था। किससे था? इलाहाबाद से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, R.G. भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्न में से किस संस्था से संबंधित थे? किससे संबंधित थे ये हमसे पूछा गया है। और देखिए, उमरल लीग से, आत्मीय सभा से, रामकृष्ण मिशन से या प्रार्थना सभा से? तो इसका भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रार्थना सभा से संबंधित है। अब आपसे क्वेश्चन यहां पर किस प्रकार पता है ना, घुमाकर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित थे? आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू या फिर गोविंद रनाड़े? तो इस प्रकार आपको ऑप्शन दे सकता है एग्जामिनर। गोविंद रनाड़े भी थे, यहां पर आत्माराम पांडुरंग भी थे, यहां पर प्रार्थना समाज से कौन संबंधित है, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो R.G. भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग किससे संबंधित थे? प्रार्थना सभा से संबंधित थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? ब्लू पोट्री की बात करें तो ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। और बात करें हम कौन सी ब्लैक पोट्री की, तो वो कोटा की प्रसिद्ध है। इस प्रकार बता रखा है ना आपको क्रम से इशारे। तो ब्लू पोट्री जयपुर, तो जयपुर, जयपुर, यहां पर मेवाड़, यहां पर मेवाड़, गलत। अब देखिए, शासक कौन था? क्या प्रताप सिंह थे या राम सिंह थे? तो उस समय शासक का मान आ जाएगा हमारा कौन सा? सवाई राम सिंह द्वितीय, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्या है क्वेश्चन नंबर 12? कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? 12 खंभों की छतरी कौन से किले में स्थित है जो किसकी है? पृथ्वीराज की। अब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 12 खंभों की छतरी का संबंध किससे है? पृथ्वीराज से। किससे है? पृथ्वीराज से। क्या मेहरानगढ़ किले में है, गोगुंदा के किले में है, चित्तौड़गढ़ के किले में है या कुंभलगढ़ के किले में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा? कि कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? कथोड़ी यानी थोड़ी थोड़ी दारू पीते हैं, महिला और पुरुष दोनों थोड़ी थोड़ी दारू पीते हैं। और कब पीते हैं? उदय होते ही पीते हैं। ये ट्रिक है ना आपकी, उदय होते ही पीते, यानी उदयपुर में। उदय होते ही, तो उदयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और देखिए, डामोर, डामोर कहां पर? डूंगरपुर में। डै से डूंगरपुर जिले में, डै से डामोर जनजाति निवास करती है। सहरिया कहां पर करती है? सहरिया, सहरिया तो 12 में, सहरिया 12 में। गरासिया, गैरासिया, गरासिया सी आ गया तो सिरोही में। गरासिया सिरोही जिले में सर्वाधिक निवास करती है। और भील कहां पर करते हैं? भील की बात करें तो भील करते हैं उदयपुर, बांसवाड़ा में। और मीणा कहां पर सर्वाधिक निवास करती है? तो मीणा निवास करती है सर्वाधिक जयपुर में। कहां पर? जयपुर में निवास
करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। और क्या है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? कौन कौन? राम नारायण और सुल्तान खां का संबंध पूछा है कि कौन से वाद्य यंत्र से है? कमाइचा, सितार, सारंगी या तबला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सारंगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारंगी। यानी सुल्तान खां और राम नारायण जी का संबंध किससे है? ये है सारंगी वादन से। किससे? सारंगी वादन से। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। और कितनी बार ही यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? निम्न में से किस जगह जयसिंह द्वितीय ने, किसके द्वारा बनाई गई है वेधशाला? जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाई गई है। और कहां पर नहीं बनवाई गई ये हमको बताना है। तो देखिए, दिल्ली में बनाई गई थी, मथुरा में बनाई गई थी, जयपुर में बनाई गई थी, उज्जैन में बनाई गई थी, लेकिन आगरा में ये वेधशाला नहीं बनाई गई थी। कहां पर है? आगरा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। और क्या है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कि रूपायन संस्थान कहां स्थित है? कौन सा संस्थान है? रूपायन संस्थान कहां पर स्थित है? तो बोरुंदा में, बगरू में, बदनौर में या बूंदी में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरुंदा में। रूपायन संस्थान कहां पर है? बोरुंदा में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। अब कुछ साथी सोच रहे होंगे कि सर आप व्याख्या नहीं बता रहे हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या आपको पता है ना अलग से करवाई जाती है। यहां पर हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि जो 150 क्वेश्चन है ना वो कम से कम 2 घंटे में हम पूरा कर लें। 150 क्वेश्चन कितने घंटे में? 2 घंटे में पूरा कर ले। ये हमारा प्रयास रहता है। उसमें आपको मैथ भी समझानी होती है, रीजनिंग भी समझानी होती है, और यहां पर साइंस भी आएगी, आपके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे, सारे आएंगे। यानी सारे सब्जेक्ट करवाने, वो भी 2 घंटे में करवाने का प्रयास करेंगे ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो, क्योंकि अब ज्यादा समय तो नहीं बचा है ना आपके एग्जाम का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है। जबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? जबालीपुर तो जालोर को कहा जाता था, या फिर कहा जाता है जालोर को, या जबालीपुर किसको कहा जाता था ये हमको बताना है। तो जालोर को, सिरोही को, नागौर को या जैसलमेर को? तो जबालीपुर कहा जाता था। नाम से पता चल रहा है जाबाली, जालोर। क्या? जालोर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 लोक देवता से संबंधित है। देखिए व्याख्या बतानी हो ना तो मैं व्याख्या आपको बता सकता हूं। देखिए यहां पर लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल हमको दे रखे हैं, और हमको क्या बताना है? असंगत युगम बताना है। तो देखिए 1 नंबर तेजा जी परबत्सन नागौर। क्या बिल्कुल सही है? जी श्रीमान बिल्कुल सही है। तेजा जी परबत्सन नागौर। जन्म कहां पर होता है? खंडाल नागौर में होता है। कहां? और जाटों के ये लोक देवता भी माने जाते हैं। कौन? तेजा जी। ये तो बिल्कुल सही है। और मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है, और इसी दिन क्या बनता है? खेजड़ली मेला भरता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये तो बिल्कुल सही है। देव नारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। देव नारायण जी आसिंद भीलवाड़ा बिल्कुल सही दे रखे हैं। और इनकी जो फड़ है उन पर डाक टिकट तो कब जारी हुआ था? 1992 में हुआ था, और इनके खुद के ऊपर 2011 में डाक टिकट जारी किया गया था। और इनका मेला आसिंद भीलवाड़ा में लगता है। बाबूजी देखिए, बाबूजी कोल्लू गांव फलोदी बिल्कुल सही है। कोल्लू गांव फलोदी एकदम सही दे रखा है। और बाबूजी को क्या कहा जाता है? ऊंटों के लोक देवता कहा जाता है। यानी ये भी सही है।
आगे देखिए तल्लीनाथ जी, देखिए तल्लीनाथ जी का संबंध किससे है? जालोर से है ना। तो जालंधर नाथ इनके गुरु थे। तो यहां पर तो कतरिया सर बीकानेर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और कतरिया सर बीकानेर कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? वो आ जाएगा जसनाथी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? कतरिया सर बीकानेर में। और नियम कितने इनके? 36 नियम है। कितने नियम? 36 नियम। और जसनाथी संप्रदाय के लोग फतेह फतेह करते हुए कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपको पता होगा। और बात करें इन्हें, सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन भी किसको दान दी थी? जसनाथ जी को दान में दी थी। और कौन सा संप्रदाय चलाया था? जसनाथी संप्रदाय चलाया गया था। कौन सा संप्रदाय? जसनाथी। तो इस प्रकार आपको व्याख्या करवाई जाती है। लेकिन वर्तमान में देखिए कितना समय हो गया, लगभग हमें 2 मिनट हो गई होगी इस क्वेश्चन में, और आपको एक क्वेश्चन करवाया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अलग से व्याख्या देखनी है ना, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं, वो जाकर देख लीजिए। टॉपिक वाइज करवा रखे हैं, ऐसे नहीं, टॉपिक वाइज करवा रखे हैं। और सारे टॉपिक करवा रखे हैं केवल राजवंश को छोड़कर, वो चाहे इतिहास में 1857 की क्रांति हो, एकीकरण हो, प्रजामंडल हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे भूगोल के सभी टॉपिक की बात करें, जलवायु, मृदा, मिट्टी, मिट्टी आ गई ना, वन आ जाए, चाहे अभ्यारण्य आ जाए, चाहे आपकी भौतिक प्रदेश आ जाए, सारे टॉपिक करवा रखे हैं। इसी प्रकार कला संस्कृति में सारे टॉपिक करवा रखे हैं, तो जाकर आप व्याख्या सहित क्लास भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? जालोर में, जैसलमेर में, डूंगरपुर में या अजमेर में? तो कहां पर बोली जाती है? ये गोडवाड़ी बोली जाती है जालोर में। कहां पर है? जालोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 1857 ईस्वी में, तारीख याद रखिए, सन याद रखिए, कौन सी? 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की गई थी। यानी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना कब की गई? 1857 में। और किसके द्वारा की गई थी? ये हमें पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सवाई जयसिंह के द्वारा, या सवाई राम सिंह के द्वारा, या सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा, या सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? नारियों को शिकार करते हुए कौन सी चित्र शैली में दर्शाया गया है? तो देखिए बीकानेर में नहीं, बीकानेर की तो उस्ता कला प्रसिद्ध है, और यहाँ के कलाकार अधिकतर क्या मिलेंगे आपको? मुस्लिम कलाकार मिलेंगे। और ये अपने चित्र के नीचे नाम और जन्म तिथि नहीं, नाम और जो चित्रकारी है ना, पेंटिंग कब की थी, वो तारीख भी लिखा करते थे। आगे देखिए, जयपुर नहीं, जयपुर भी नहीं है, अलवर भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसका? कोटा आ जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नारियों को शिकार करते हुए कहां पर दर्शाया गया है? तो कोटा चित्र शैली में दर्शाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। और पशु पक्षियों का चित्रण है सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलेगा आपको? बूंदी चित्र शैली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 हमारा? निम्न में से किसे भूदान कूपदान कार्यक्रम में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? पद्म विभूषण से सम्मानित 1956 में भारत सरकार के द्वारा किसे किया गया था, जिन्होंने भूदान और कूपदान कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई थी? रतन शास्त्री,
अंजना देवी चौधरी, जानकी देवी बजाज या नारायणी देवी वर्मा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा जानकी देवी बजाज, ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? जानकी देवी बजाज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, जिन्होंने भूदान और कूपदान कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई और इसी कारण भारत सरकार द्वारा 1956 में क्या दिया गया था, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। किन्हें? जानकी देवी बजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्र से सुसज्जित है, किसने बनवाया था? बूंदी में स्थित कौन सा रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? राव रतन सिंह ने, राव सुरजन सिंह ने, या राव छत्रसाल सिंह ने, या महाराव बुद्ध सिंह ने? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, राव छत्रसाल ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? रंग महल का। कहां पर है? बूंदी में। और ये भित्ति चित्र के लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? कि साहित्य एवं साहित्यकार युगम के रूप में असंगत कौन सा दे रखा है, वो आपको बताना है। तो देखिए, राज प्रकाश तो किशोर दास के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। फिर देखिए, पाबू प्रकाश मोड़जी ओसिया के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। अमरसार पंडित जीवाधर, बिल्कुल सही है। लेकिन राज वल्लभ महाराणा कुंभा का नहीं, तो किसका है? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहां पर हुई थी। दूसरा क्वेश्चन कि राज वल्लभ इस ग्रंथ के, इस साहित्य के लेखक कौन थे या रचनाकार कौन थे, ये आपको बताना है कमेंट करके, जो हमें यहां पर असुमलित दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। और क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाल ही में इन्हें क्या मिला है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और ये किससे संबंधित है? जानकी लाल भांड रम्मत से, सवांग से, नौटंकी से या ख्याल से? तो ये संबंधित है सवांग से। किससे? सवांग से। और जिला भी आपसे पूछा जा सकता है कि जानकी लाल भांड का संबंध कौन से जिले से है, जिन्हें हाल ही में क्या मिला? पद्मश्री। तो भीलवाड़ा जिले से। किससे? भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर की प्रसिद्ध है। ख्याल कहां की प्रसिद्ध है? ख्याल तो प्यारे साथियों जयपुर की भी प्रसिद्ध है। कुचामनी ख्याल अलग की प्रसिद्ध है। और हेला सोट ख्याल तो लाल सोट दौसा की प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी ख्याल तो चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। यानी ख्याल तो बहुत है, इनका कोई अंत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26? गरासिया जनजाति कहां पर निवास करती है? आपको बताया था ना, सी आ गया ना, गैरासिया। सी बोले तो सिरोही जिले में सर्वाधिक निवास करती है। मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? जन्म से, विवाह से, सगाई से या फिर तलाक से? तो किससे जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है विवाह से। यानी मोरबंदिया रीति रिवाज विवाह के अवसर पर किनके द्वारा? गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य का आयोजन परंपरा कहां प्रचलित है? यानी नाहर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, ये हमको बताना है। क्या चोमू का, या चाकसू का, या मंडल भीलवाड़ा का, या किशनगढ़ अजमेर का? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? मंडल भीलवाड़ा, जहां पर शाहजहां के समय से ये नाहर नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। कौन सा नाहर नृत्य? मंडल भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? कि मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, वहां पर जो स्थित है कौन सा? चामुंडा माता मंदिर। उस मंदिर की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, ये हमको बताना है। राव कल्याणमल के द्वारा, राव जोधा के द्वारा, महाराज
अजीत सिंह के द्वारा या फिर दुर्गादास राठौड़ जी के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये हमको बताना है। महाराणा शंभू सिंह के द्वारा, महाराणा अजीत सिंह के द्वारा, महाराणा गंगा सिंह के द्वारा या महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे थे ऑप्शन नंबर डी, तो आपका गलत है, क्योंकि महाराणा सज्जन सिंह ने तो इजलास खास की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? इजलास खास की स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी? ये सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। तो महकमा खास की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई महाराणा शंभू सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महकमा खास की स्थापना शंभू सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, नए मोटिवेशन के साथ ही करेंगे इस क्वेश्चन को। तो और अब हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। शानदार लाइन है और इसी लाइन के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को हम देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 30? शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? झालावाड़ में, करौली में, भरतपुर में या अलवर में। तो कहां पर होता है? करौली में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्टमी को आती है। क्या यह सही है? जी श्रीमान, बिल्कुल सही दे रखा है। आगे देखिए, गणगौर तो चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। बिल्कुल सही है, गणगौर तो चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। घुड़ला त्योहार तो सावन शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गलत है। और फूल डोल महोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से मनाया जाता है। और ये किससे संबंधित है? फूल डोल महोत्सव राम सनई संप्रदाय से। किससे? राम सनई संप्रदाय से संबंधित है। तो इसमें गलत कौन सा है जो हमें सुमेलित नहीं दे रखा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और घुड़ला महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? मारवाड़ रियासत यानी जोधपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? रामकरण आसोपा या विश्वेश्वराय नाथ रेऊ या मुनि जैन विजय या गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिसे हम जी.एच. ओझा के नाम से जानते हैं। तो भारतीय प्राचीन लिपि माला के कौन हो जाएंगे प्रसिद्ध लेखक? जी.एच. ओझा। बोले तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 कि सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से? रामसनई संप्रदाय से, लालदासी संप्रदाय से या अलखदासी संप्रदाय से या चरणदासी संप्रदाय से? तो सहजोबाई और दयाबाई का संबंध तो किससे है? चरणदासी से है। किससे संप्रदाय से है? चरणदासी संप्रदाय से। और चरणदासी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? चरणदास जी के द्वारा चलाया गया था। और चरणदास जी का जन्म कहां पर होता है? डेहरा गांव अलवर में होता है। और सहजोबाई का जन्म डेहरा गांव अलवर में, और दयाबाई का जन्म डेहरा गांव अलवर में होता है। यानी सहजोबाई, दयाबाई, संत चरणदास जी का संबंध किससे है? डेहरा गांव अलवर से है। और सहजोबाई और दयाबाई किनकी शिष्या थी? चरणदास जी की शिष्या थी। यानी ये किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? चरणदासी संप्रदाय से जुड़ी हुई है, जिसकी प्रधान पीठ कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। और रामसनई संप्रदाय की कितनी पीठ? 4 पीठ। कौन कौन सी? सारे सिख बोले तो सा से सापुरा, रे से रेण, सी से सिंहतल, ख से
खेड़ापा। लालदासी संप्रदाय धौली दूब, याद है ना आपको धौली दूब, लालदास जी के द्वारा। और अलखिया संप्रदाय की स्थापना कहां पर की गई थी? बीकानेर में लालगिरी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन नंबर 34 कि अधोलिखित में से कौन सा युगम प्राचीन अंचल या आधुनिक जिले सही सुमलित नहीं है? अर्बुद देश, सिरोही दे रखा है तो बिल्कुल सही है, ये तो सुमलित है। सीवी, चित्तौड़गढ़ और अजमेर दे रखा है, क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, संपादलक अजमेर और नागौर बिल्कुल सही है, लेकिन वागड़ क्षेत्र ये डूंगरपुर बांसवाड़ा था। देखिए वागड़ क्षेत्र, वागड़ एक क्या होता है? बांगड़ होता है। एक तो बागड़ होता है बागड़, और एक वागड़ होता है। वागड़ वह वन है ना, वन कहां पर है? सर्वाधिक नीचे दक्षिण में, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा आ जाएगा। और बागड़ क्षेत्र की बात करें, ये कहां पर आ जाएगा? चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये आ जाएंगे बागड़ क्षेत्र में। और वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा आ जाएगा। याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कि श्री लाल जोशी का संबंध किससे है? फड़ चित्रण से, मूर्ति कला से, थेवा कला से या मर्ण शिल्प से? तो देखिए, श्री लाल जोशी का संबंध किससे है? फड़ चित्रण शैली से है, जो कहां की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। कहां की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कौन सी? ये फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है। और हम बात करें किसकी? थेवा कला की, तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और मर्ण शिल्प कहां के प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद के, मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है मर्ण शिल्प। तो इसका सही आंसर श्री लाल जोशी का फड़ चित्रण से संबंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, हमें दे रखा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, हमें करना है इसका मिलान। क्या करना है? मिलान करना है। और देखिए यहां पर एक तरफ तो हमें क्या दे रखे हैं? एक तरफ तो दे रखे हैं विद्युत संयंत्र, और दूसरी तरफ हमें क्या दे रखे हैं? राज्य दे रखे हैं। जिस प्रकार विद्युत संयंत्र की बात करें तो एक तरफ विद्युत संयंत्र दे दिए, दूसरी तरफ राज्य दे दिए। तो चलिए मिलाते हैं इनको क्रम से। नंबर 1 सतपुड़ा विद्युत संयंत्र कहां पर है? तो सतपुड़ा तो विद्युत संयंत्र कहां पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में। ये तो ठीक है, एकदम सही देर का है, एकदम मिलान। धुवरन, धुवरन कहां पर है? उत्तराखंड में। ये भी बिल्कुल सही है। टनकपुर, कौन सा? टनकपुर, ये गुजरात में है। टनकपुर कहां पर? गुजरात में। धुवनपुर कहां पर? उत्तराखंड में। और सतपुड़ा कहां पर? महाराष्ट्र में। अब बच गया दाभोल, दाभोल मध्य प्रदेश में। यानी ये बिल्कुल सही दे रखे, 1 2 3 4 क्रम में ही दे रखे। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ऐसा 1 2 3 4, 1 है 2 नहीं है, 1 यहां पर नहीं है, 1 यहां पर नहीं है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो सतपुड़ा महाराष्ट्र में, सतपुड़ा महाराष्ट्र में। धुवरन है उत्तराखंड में, धुवरन उत्तराखंड में। और कौन से देखे हमने? उसके बाद टनकपुर, टनकपुर गुजरात में। दोभान और दाभोल की बात करें तो मध्य प्रदेश में। दाभोल कहां पर है विद्युत संयंत्र? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 37 कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम जिस वर्ष में किया वह है, कौन से वर्ष में किया था ये हमको बताना है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग 1976 में, 1961 में, 1978 में, 1982 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग कब किया? 1976 में किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, क्या है क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। तो देखिए भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी है ना सामान्य वर्षा से कितनी अधिक हो, 20% या 25 या 50 या 40%, तो इसका सही आंसर हम 50% मानेंगे। यानी सामान्य वर्षा से 50% से अधिक की कमी होती है ना, कि मान लीजिए सामान्य वर्षा कितनी है, मान के चलिए आपने मान लिया कि 200 है, 200
यहाँ पर वर्षा होती है 200 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर नहीं 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मान के चलिए कहीं पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन वहां पर वर्षा हुई है केवल कितनी, मान के चलिए 70 सेंटीमीटर। तो वहां पर क्या होगा, प्रचंड सूखा होगा। क्या होगा, प्रचंड सूखा होगा, क्योंकि 200 का 50% 100 और 100 से भी कम है 70, तो 70 ये 100 से भी कम है, तो यहां पर क्या है, प्रचंड सूखे की स्थिति देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन सा क्षेत्र है, ये हमको बताना है। गंगा का मैदान, पूर्वी तट, पूर्वी घाट, देखिए पूर्वी तो पहले ही काट दीजिए, यहां पर गंगा का मैदान ये भी कट गया, तो क्या बचा, पश्चिमी घाट यानी ऑप्शन नंबर सी। और कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। आपको हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से ये टॉपिक भी पूरा करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 40 कि रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, ये हमको बताना है। तो देखिए तमिलनाडु या केरल या कर्नाटक या तेलंगाना, तो रबर का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा, तो वो है केरल। कौन सा, केरल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 अमन, ओस, बोरो किस फसल से संबंधित है। अमन, ओस, बोरो किस फसल की किस्में है या किससे संबंधित है, ये हमको पूछा गया है। गेहूं से, चावल से, गन्ना से, चाय से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अमन, ओस, बोरो किसकी किस्में हैं, चावल की किस्में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 बेरन और नारकोडम है। क्या है, बेरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना, तो बेरन और नारकोडम क्या है, भारत की नदियां, भारत में ज्वालामुखी, भारत में कृषि प्रकार या भारत में पर्वतीय वनस्पति के प्रकार, तो ये क्या है, भारत में ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर बी बेरन और नारकोडम। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 कि मेघालय पठार का सर्वोत्तम बिंदु या शिखर है। सबसे ऊंचा बिंदु या सबसे ऊंचा शिखर मेघालय पठार का में पूछा है। गारो पहाड़ियां या जयंती पहाड़ियां या मिकिर की पहाड़ियां या शिल्लोंग की पहाड़ियां, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिल्लोंग। क्या है, मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु या शिखर कौन सा है, तो वो है शिल्लोंग, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये हमको बताना है। NH 966 बी, NH 44, NH 127 ए या NH 548, तो क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे 966 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नेशनल हाईवे 966 बी, ये क्या है, भारत का सबसे छोटा लंबाई के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। कौन सी घाटी में, रिफ्ट घाटी में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा, गंगा, सतलुज या गोदावरी, तो रिफ्ट घाटी में कौन सी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, यानी ऑप्शन नंबर ए रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी का नाम नर्मदा है। क्या है, नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण बताना है। तो देखिए आपको बता रखा है मैप के माध्यम से, बड़े ही शानदार तरीके से आपको बताया था मैप के माध्यम से, और आसानी से भी आपको समझ में आ गया होगा। ये कौन सा आता है, ये आता है BWHW आता है। उसके बाद क्या आता है, BSHW आता है। उसके बाद ये कौन सा, CWG आता है, और यहां पर क्या आता है, AW आता है। और हमें क्या पूछा, स्टेपी यानी अस वाला, तो BSHW हमको बताना है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है।
तो जैसलमेर बीकानेर में तो BWHW है, देखिए ये जैसलमेर ये बीकानेर। गंगानगर हनुमानगढ़ में BWHW है तो ये भी गलत। बाड़मेर जालोर जोधपुर यानी बाड़मेर जालोर जोधपुर, यहाँ पर कौन सी पाई जाएगी? स्टेपी जलवायु यानी BSHW पाई जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है। इसकी तो आपको ट्रिक भी बता रखी है प्यारे साथियों कि क्या बताई थी आपको? 2 जयकारे लगाने हैं और कब लगाने हैं? उदय होते ही आपको 2 जयकारे लगाने। एक तो जय गौ माता की, जय प्यारी गौ माता की, जय प्यारी गौ माता की, और एक क्या लगाना था? जय बाबा श्याम हमारा, जय बाबा श्याम हमारा, यानी बाबा से बाबा क्या आ जाएगा? बाबा का भांगड़ा। और प्यारी आपने नाम बोला था ना, यानी प्यारी, ये तो क्या है? टापू बने हुए उस झील पर। और कौन सी नदी? गौ बोला था ना, यानी गोमती नदी का पानी रोककर इस झील का निर्माण किया गया है। और श्याम भी बोला है, यानी श्यामपुरा और भाट नहरें भी इससे संबंधित है। और क्या बोली थी आपने? जय बोली थी ना, तो जय संबंध झील इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्या है क्वेश्चन नंबर 48? कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मर्दा पाई जाती है? देखिए गाना तो सुना ही होगा, कौन सा? मेरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी, और थानेदार की खड़ा पोस्टिंग है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में, यानी अब जिप्सी बिक गई है। अब याद इस प्रकार भी रख सकते हो, गाना अब नहीं चलता ना ज्यादा, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, यानी अब वो बिक गयो गानो, क्या हो गयो? बिक गयो, यानी बीकानेर में जिप्सी फेरस मर्दा कहां पर है? बीकानेर में, यानी ऑप्शन नंबर सी। और कौन कौन सी थी? एक मर्दा आपको बताई थी रेव रीना मर्दा भी बताई थी आपको, रेव रीना मर्दा बताई थी। ये कहां पर थी? गंगानगर में थी। कहां पर थी? गंगानगर में। और कौन सी मर्दा आपको बताइए? केलसी ब्राउन मर्दा भी बताई थी प्यारे विद्यार्थियों। केलसी कहां पर? बीकानेर में और जैसलमेर। केलसी ब्राउन मरुस्थलीय मर्दा बीकानेर और जैसलमेर में है, बीकानेर और जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मर्दा याद और रख लीजिए, सिरोजम। कौन सी? सिरोजम। ये भी कहां पर है? गंगानगर में। और इसकी ट्रिक क्या बताई थी? गंगानगर में, यानी नगर में रहोगे आप। गंगानगर, नगर आ रहे हैं, नगर में रवांगा और जमगे रवांगा, कोई सो कोनी का माने ला दे, यानी नगर में रहेंगे जमकर रहेंगे, यानी जमगे, यानी सिरोजम रवांगा, यानी रेवरिनो कहां पर? गंगानगर में ये मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो हमको बताना है। टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने। गार्नेट, गार्नेट तो कहां का है? गार्नेट कहां का है? गार्नेट प्यारे विद्यार्थियों। और देखिए यहां पर वोल्स्टोनाइट, यूरेनियम और फेल्सपार। तो फेल्सपार तो कहां का है? अजमेर का। फेल्सपार तो कहां का? अजमेर। और अजमेर में स्थान पूछे तो मुकरेस या मकुरेस या मुकरेस, ये नाम है। मुकेश क्या हुआ था? फेल हुआ था ना, यानी मेर कर ली, एग्जामिनर मेर कर ली है ना, तो फेल ही करा बस, मेर कर ली हो तो मारो ही टाबर है तो फेल ही कर दिया बस, यानी फेल्स फॉर मुकरेस अजमेर। और टोंक जिले के लिए कौन सी प्रसिद्ध आ जाएगी यहाँ पर राइट आंसर गार्नेट ही आ जाएगा। टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने के लिए क्या है? गार्नेट। और वोल्स्टोनाइट सिरोही में स्थित है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? कौन सा? पूर्व पश्चिम गलियारा। कौन सा गलियारा? पूर्व पश्चिम गलियारा यहां पर नहीं गुजरता, तो ये हमको बताना है। असम से लेकर कहां पर है ये पूर्व पश्चिम गलियारा? पोरबंदर तक है ना, तो वो राजस्थान में बताना है कि कौन से जिले से नहीं गुजरता। तो देखिए 1 नंबर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो कहां से नहीं गुजरता? वो नहीं गुजरता झालावाड़ से, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 कि राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? सर्वाधिक प्राप्त करता है उदयपुर,
सिरोही, झालावाड़ या बारा। ये आपको कल मैप के माध्यम से बताया था ना, इसी प्रकार, क्योंकि आपको जलवायु टॉपिक पूरा करवा दिया है मैप के माध्यम से, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। यहाँ पर क्या है, हमारी अरावली है। जब बंगाल की खाड़ी से आता है मानसून तो सबसे पहले झालावाड़ में वर्षा करता है ना, सबसे पहले बंगाल की खाड़ी वाला। और अरब सागर से आएगा वो यहाँ पर कहाँ पर करेगा, पहले बांसवाड़ा में करता है और उसके बाद झालावाड़ में भी बारिश करता है, लेकिन इसमें यहाँ पे नहीं करता है। कौन सा, अरब सागर वाला। क्यों, क्योंकि अरावली के समांतर निकल जाता है और बंगाल की खाड़ी वाला अरावली से टकरा कर वापिस आ जाता है, यानी झालावाड़ में। यानी इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मक्का राजस्थान में किस जनजाति का मुख्य भोजन है। देखिए मक्का बताना है आपको कि कौन सी जनजाति का मुख्य भोजन है। राजस्थान के मैप के माध्यम से आपको बता भी रखा है मक्का कहां पर होता है। मक्का प्यारे विद्यार्थियों दक्षिणी राजस्थान में होता है, दक्षिणी राजस्थान में होता है ना। अब देखिए सहरिया, सहरिया क्या देर के 12 में है, ये लीजिए यहां पर है सहरिया। सांसी, सांस भर गया, सांस भर गया यानी भरतपुर में है, सांसी तो भरतपुर में। मीणा कहां पर है, मीणा जयपुर में निवास करती है। और भील कहां पर करती है, दक्षिणी राजस्थान में। तो मक्का किसकी हो जाएगी, भील की हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन कीजिए, ये अगर आपको नहीं आ रहा ना तो देखिए सभी यहां पर हमने जनजाति लिख ली कि सहरिया 12 में, गरासिया सिरोही में, सांसी सांस भर गया यानी भरतपुर में, मीणा जयपुर में, भील यहां पर डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर में निवास करती है। तो इसका, और दक्षिणी राजस्थान में मक्का का उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हमें क्या करना है, जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में जचाना है। जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में जचाना है। अब आपको मैप भरना अच्छे तरीके से आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको मैप भरना नहीं आता ना तो आप ये उत्तर से दक्षिण जचाने में बहुत कठिनाई का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैप आता है ना तो आपको नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए इसी प्रकार है, गंगानगर उत्तरी उत्तर में, तो गंगानगर 1 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर क्या आता है, उसके बाद ये रहा बीकानेर, यहां पर बीकानेर आ जाएगा क्योंकि बीच में अब कौन सा आ गया, बीच में अब अनूपगढ़ जिला आ गया। उसके बाद देखिए जालोर और जोधपुर दे रखा है, तो जोधपुर यहां पर आ गया और जालोर यहां पर आता है, एकदम जालोर यहां पर आता है। तो गंगानगर उत्तर में, उसके बाद कौन सा आएगा, गंगानगर 1 नंबर पर, उसके बाद 2 नंबर पे बीकानेर आएगा, 3 नंबर पर जोधपुर, 4 नंबर पे जालोर। यानी क्या आएगा इसका, 1 नंबर पहले पोत आएगा, उसके बाद 4 नंबर आएगा, उसके बाद 3 नंबर आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2 नंबर, यानी 1 4 3 2। इस प्रकार 1 4 3 2 जिसमें आपको दिखाई दे वो आंसर 1 4 3 2 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। तो झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है तो साकंबरी झुंझुनू में, मनसा माता झुंझुनू में, बीड़ झुंझुनू में, लेकिन गोगेलाओ, गोगेलाओ कहां पर है, गोगेलाओ नागौर में स्थित है। कहां पर है, नागौर में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, जो झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है। बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है, चूना पत्थर की, सूखा या अकाल की, फ्लोराइड या, इसका सही आंसर फ्लोराइड आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती। जायद बोले तो सब्जियां, जायद बोले तो सब्जियों का उत्पादन, या यहां पर फल कह दीजिए, यहां पर सब्जियां तरबूज है ना तो ठीक है जायद है, खरबूजा है सब्जी तो ठीक है, ककड़ी भी है, लेकिन सोयाबीन इसका सही आंसर हो जाएगा जो जायद की मौसम में उत्पादित नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 57, हमको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान की प्रचलित है, बिल्कुल सही है, शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान की।
राजस्थान में जूमिंग खेती को वालरा कहा जाता है, ठीक है। और दो प्रकार की और है ना, दजिया और चिमाता। दजिया और चिमाता ये भी कृषि की जाती है ना। दजिया दय आ गया, यानी ये तो मैदानी भागों में की जाएगी, क्योंकि मैदान में भी दय आ रहा है ना, तो दजिया तो मैदानी भागों में की जाएगी और चिमेता पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में आर्द्र खेती। आर्द्र खेती दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है, ठीक है। आर्द्र क्षेत्र में की जाएगी, दक्षिण पूर्वी पठार है। और राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। गलत। तो कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया? 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा तो थर्ड बी नहीं, थर्ड सी है। सबसे बड़ा थर्ड सी है। और सबसे छोटा कृषि जलवायु कौन सा है? लिख दीजिए प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में करना है आंसर इसका। यानी तीसरा क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहां पर हुई थी, यह पूछा था। दूसरा क्वेश्चन आपसे राजवल्लभ वाला पूछा था ना, कि इसका लेखक कौन है। और तीसरा क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 कि भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई या फुहारा पद्धति को अनिवार्य कर दिया गया है? इंदिरा गांधी नहर नहीं प्यारे विद्यार्थियों। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये कहां से आती है? सतलुज और व्यास पर जो हरिके बैराज बांध बना हुआ है वहां से आती है। और ये मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है। और वर्तमान में तो गडरा रोड तक भी पहुंच गई है ये इसकी। और लंबाई कितनी? 649 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। आगे देखिए, माही बजाज सागर परियोजना नहीं। और इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? माही बजाज सागरी परियोजना है ना, इस पर माही सागरी बांध बना हुआ है। आगे देखिए, चंबल नहर परियोजना। गलत प्यारे विद्यार्थियों। चंबल नहर परियोजना की बात करें तो इस पर 4 बांध बने हुए हैं। 4 बांध की बात करें दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बात करें तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध कोटा में और कोटा बिराज भी कोटा में। इनमें से 3 में से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसमें गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध आ जाएगा। लेकिन कोटा बिराज से विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता। और सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन राणा प्रताप सागर बांध से किया जाता है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50 परियोजना वाली है प्यारे विद्यार्थियों। और नर्मदा नहर परियोजना बिल्कुल सही है। नर्मदा नहर परियोजना जहां पर प्रथम सिंचाई परियोजना फुहारा पद्धति से की गई है। फुहारा पद्धति के द्वारा जहां पर सिंचाई की गई प्रथम परियोजना है राजस्थान की। और भारत की कह दीजिए राजस्थानी क्यों प्यारे विद्यार्थियों? तो नर्मदा नहर परियोजना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आसान सा क्वेश्चन आ गया। क्यों आसान लग रहे हैं आपको? क्योंकि आपको व्याख्या सहित सारे टॉपिक लगभग करवा रखे हैं, तब आसान लग रहे हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? देखिए, शिशु बताना है और वैसे पूछे तो 928 है। शिशु लिंगानुपात पूछे तो कितना? शिशु को देखिए 7, आप कहिए शिशु को 7 लिखना दिया तो वो ऐसे थोड़ी लिखेगा 8-8, गलत है। शिशु को 8 लिखने दिया, उसने 8-8 ही लिख दिया। हाँ, शिशु इसी प्रकार लिखेगा। अगर आपने 8 लिखने को कह दिया ना तो वो इसी प्रकार गोल 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 घुमाता हुआ लिख देगा। यानी शिशु लिंगानुपात 888। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बांसवाड़ा में। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है झुंझुनू जिले में स्थित है। और इसकी भी आपको ट्रिक बता रखी है ना, जनगणना टॉपिक पूरा करवा रखा है आपको हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, ट्रिकों के माध्यम से। देख लीजिए प्यारे साथियों, आपको करने की देरी है बस। मैटर बहुत है यूट्यूब पर, और इसी चैनल पर नहीं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, किन्हीं से क्लासे लगा लीजिए। मैटर बहुत पड़ा हुआ है। देखिए, बांसवाड़ा शिशु जहां पर होंगे वहां पर अलग ही प्रकार की स्मेल आती है ना। अब आप कह दो कि गुरुजी महल टाबरा में तो स्मेल को नहीं आवे, मैं तो जॉनसन बेबी पाउडर लावा, फिर ही मान लो सोरम तो आवे नहीं। यानी कीन की आवे, स्मेल आओ ची सोरम आओ, कुछ ही आओ, सुगंध आती हो, यानी बांस आती है। किसी को वो बांस लगती है, के गिर गया कितनी बुंडी बांस आवे कह दे आप। यानी बांसवाड़ा में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। और न्यूनतम अगर टाबरा ना पा झुंझुनियो ही कौन दियो, खेलन खातर के कौन दियो झुंझुनियो, तो दियो कौन ही तो बड़ा शिशु लिंगानुपात तो कम हो ही गो। यानी न्यूनतम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू जिले में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिशु लिंगानुपात 888 है।
क्वेश्चन नंबर 60। और क्या है क्वेश्चन नंबर 60? क्वेश्चन नंबर 60 हमको बताना है, क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 60 में कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है, ठीक है जी। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था, गलत है। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, गलत दे रखा है यहां पर। तो वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विशिष्ट पर्वत के रूप में है। हमें राजस्थान के मैप के माध्यम से पता होगा कि अरावली हमारे राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान। आगे देखिए, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों की से निर्मित है, गलत है। और देखिए, यह दक्षिण पश्चिमी, इसकी बात करें दक्षिण उत्तर, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। दक्षिण पश्चिम यानी इस साइड में से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है, ठीक है। इसी प्रकार विस्तृत है ना, यानी ये भी सही है। 2 नंबर और 4 नंबर कूट बिल्कुल सही है। 2 नंबर और 4 नंबर देख लीजिए तो वो ही आंसर हो जाएगा। यहां पर 3 दे रखा है, यहां पर भी 3 है, यहां पर 2 और 4 है, यहां पर 1 दे दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? कि भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्री परिषद का आकार सीमित करता है? और कितने मंत्री हो गए? टोटल विधानसभा सदस्यों के 15%, यानी कितने मंत्री? मुख्यमंत्री सहित हो जाएंगे 30 मंत्री। कितने मंत्री? 30 मंत्री। यानी मंत्री परिषद का आकार किससे संविधान संशोधन से किया गया है? 95, 75, 89 या 91? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राजस्थान में मंत्री परिषद का आकार क्या किया गया है? सीमित किया गया। और कितने प्रतिशत होगा? 15% होगा। किसका? विधानसभा सदस्यों का और मुख्यमंत्री सहित। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बताना है? राजस्थान में उप मुख्यमंत्री, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा जोड़ी सम्मिलित है, ये हमको बताना है। और वर्तमान में कौन है? प्रेमचंद बेरवा तो दुद्दू से है और दिया कुमारी विद्याधर नगर सीट से लड़ी थी। ये दोनों क्या है? उप मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कहां से लड़े थे? सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे। जो मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। तो देखिए, उप मुख्यमंत्री के बारे में बताना है तो शिवचरण माथुर या टीकाराम पालीवाल ये उप मुख्यमंत्री रहे थे क्या प्यारे विद्यार्थियों? तो उप मुख्यमंत्री ये तो नहीं रहे थे। शिवचरण माथुर तो आपको याद ही होगा। और देखिए, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट बिल्कुल सही है। कमला बेनीवाल और सचिन पायलट बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हीरालाल देवपुरा सबसे छोटे कार्यकाल वाले आ जाएंगे। यहां पर घनश्याम तिवारी नहीं है, सचिन पायलट जरूर है उप मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितने राशि का जुर्माना आरोपित करता है? यानी राजस्थान का जो राज्य सूचना आयोग है ना, अगर वो सूचना नहीं देता तो जुर्माना लगता है। और कितना जुर्माना लगाया जाता है? 25,000 रुपए का। कितने? राज्य सूचना आयोग 25,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा। मान लीजिए किसी से पूछा है कि इसकी सूचना दीजिए कि इस सड़क में कितना कुछ हुआ है, कितना नहीं हुआ, लेकिन सूचना नहीं दी गई तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है उस पर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 कि निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? राज्यसभा सदस्य पूछा है, गायत्री देवी, शारदा भार्गव या प्रियंका चतुर्वेदी या सोनल मानसिंह? तो इसका सही आंसर हमारा आ जाएगा शारदा भार्गव, ऑप्शन नंबर बी। महिला पहली राज्यसभा सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 65 कि कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस है ना, अब वर्तमान में बन गया है, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है तो कौन सा है? 103वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, ये हमको बताना है। तो कौन थे? मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका सही आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं दे रखा? राजस्थान के राज्यपाल पूर्व पद
मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये तो सही दे रखा है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। राम नाईक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के नहीं, कहां के राज्यपाल थे? हमारे राज्यपाल बनने से पहले हिमाचल प्रदेश के थे ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 68। और क्या है क्वेश्चन नंबर 68 हमारा? कि राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, ये हमको पूछा गया है। मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, आयुक्त पर्यटन विभाग या राज्यपाल? तो कौन होते हैं इसके? ये है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए, राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हमको दे रखे हैं 2 कथन है और हमको बताने हैं कि कौन सा कथन है सही है और कौन सा नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था, बिल्कुल सही है। उसका उद्देश्य क्या था? प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाना, बिल्कुल सही है। अरुणा राय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है, जिसने सूचना के दिया। यानी दोनों कथन सही दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? दोनों कथन सही दे रखे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 कि संसद राज्य सूची के विषय पर किसी अनुच्छेद के तहत कानून बना सकता है। राजस्थान नहीं, संसद है ना, वो राज्य सूची के किस विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? 223, 249, 253 या 293? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 249। ऑप्शन नंबर बी, 249 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? पहली तो एराल्ड मॉडल पर थी, दूसरी किस पर आधारित थी? दूसरी थी पीसी महाल नोबिस के ऊपर आधारित थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूपरेखा किसके द्वारा? पीसी महाल नोबिस के द्वारा तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नाम से स्थापित किया था। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? किस वर्ष लॉन्च किया? 2012, 1999, 2013, 2017? तो इसका आंसर 2013 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? कि भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? कितने प्रतिशत कर दिया गया वर्तमान में? वो कर दिया गया 74%, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 भारत में कृषि आय की गणना की जाती है आगत विधि से, निर्गत विधि से, वस्तु प्रवाह विधि से या व्यय विधि से? तो इसका सही आंसर निर्गत विधि से। कृषि आय की गणना निर्गत विधि से की जाती है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं ये, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए हमारा 75 नंबर क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, और क्या है 75 नंबर क्वेश्चन? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहां पर स्थापित है? लखनऊ में, कानपुर में, नई दिल्ली में या वाराणसी में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए अब तक हमने 150 में से कितने क्वेश्चन कर लिए? 75 क्वेश्चन कर लिए। कितने? 75 क्वेश्चन कर लिए हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो यहां पर हमने आधे क्वेश्चन कर लिए। कितने? आधे बोले तो 50% क्वेश्चन किए हैं 1 घंटा लगभग 11 मिनट में। और अब आगे हमें समय कितना लगने वाला है? लगभग 1 घंटा 20 मिनट के 4 बार और समय लगेगा, यानी कुल मिलाकर ये क्लास हो जाएगी आपकी 2.5 घंटे से लेकर 2 घंटे 40 मिनट तक ये क्लास हो जाएगी। तो ये क्लास लंबी हो जाएगी फिर तो ऐसे। तो प्यारे विद्यार्थियों इतनी क्लास होती है ना, वो अच्छे तरीके से देखी जाती है। और अब मैं जो आगे बताऊंगा ना आपको, वो अच्छी तरीके से न तो समझ में आएगा और न ही मेरा पढ़ाने का इतना लंबा। देखिए जो क्लास लंबी हो जाती है तो मेरा भी इंटरेस्ट कम हो जाता है कि हम व्याख्या कम करें, चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और व्याख्या कम होती है ना, ये क्लास छोटी होती है तब उसमें व्याख्या ज्यादा बता दी जाती है। तो देखिए 75 क्वेश्चन इस पार्ट में कर लेते हैं, और पार्ट 2 में है ना, आपको पार्ट 2 में आपको करवा दिया जाएगा इंडिया जी क्या आएगा, जिसमें साइंस भी आएगी, कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट बचे। यानी सब्जेक्ट तो ज्यादा बचे अब और क्वेश्चन कम है।
क्वेश्चन तो इतने ही बचे हैं लेकिन सब्जेक्ट ज्यादा बचे हैं, यानी वो आपको कल करवा दिए जाएंगे, यानी पार्ट 2 कल करवा दिया जाएगा। तो अच्छा रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। और आज आपको मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। नंबर 1, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहां पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, राजवल्लभ की लेखक कौन है। और नंबर 3 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 3 क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था आपसे, 3 नंबर क्वेश्चन पूछा होगा, आपने ध्यान दिया होगा, क्या पूछा था वो बता दिया होगा आपने। अगर कमेंट में नहीं बताया तो क्वेश्चन क्या पूछा था, मुझे भी याद नहीं रहा प्यारे विद्यार्थियों, क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन। कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों का आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा आंसर था, क्या आंसर होगा, क्या क्वेश्चन थे, क्वेश्चन लिखकर आगे आंसर लिख दीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर अब आपको क्लास अच्छी लगी हो ना, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार आप सीईटी की तैयारी बेहतरीन तरीके से, आने वाली सीईटी 10+2 की तैयारी, पशु परीक्षक की तैयारी, ग्राम सेवक वीडियो यानी पटवार की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकें। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं, सारा मैटर करवा रखा है, जाके क्लासेस वो भी देख लीजिए। मैराथन सीरीज अलग से चल रही है, वो भी जाकर देख लीजिए। राहुल सर के द्वारा आपको मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं, वे जाकर देख लीजिए। यानी मैटर बहुत है, बस पढ़ने वाला चाहिए। और ज्यादा फोन में भी मत पढ़ना प्यारे विद्यार्थियों, कुछ सेल्फ भी पढ़ना है आपको। और देखिए आगे ये क्वेश्चन बचे हैं, देखिए इस प्रकार आएंगे, आगे मैथ के भी क्वेश्चन आएंगे, करंट के भी क्वेश्चन आएंगे, ये देखिए कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है, ये रहे मैथ के क्वेश्चन। और आगे रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद देखिए हिंदी के क्वेश्चन आ गए, ये देखिए। और उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन। इस प्रकार हमारे 150 क्वेश्चन यहां पर जाकर समाप्त हो जाएंगे। और ये देखिए हमारे लास्ट में पेपर में लिखा हुआ अच्छे तरीके से आएगा कि आपको 2 प्रतियां मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, 24 पेज है यहां पर, यानी इस प्रकार पेपर आएगा हूबहू इसी तरीके से। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।